Good morning, all. This is a presentation on the topic Joule-Thomson effect, which is from thermodynamics. So, before discussing Joule-Thomson effect, let us discuss basics of thermodynamics. What is thermodynamics? थर्मोडाइनमिक्स का नाम ही सुनते हैं तो फर्स्टली माइंड में क्या आती है? हीट, क्योंकि थर्म से स्टार्ट हो रहा है. सो थर्मोडाइनमिक्स एज द नेम सजेस्ट, थर्म मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन. अब कोई भी चीज़ मोशन में है, यानी कोई ना कोई उसके ऊपर वर्क हो रहा है, तभी तो मोशन में आई है. और वर्क हो रहा है तो एनर्जी का भी यूज़ होगा. सो सिंपली थर्मोडाइनमिक्स इज द साइंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी. अब एक बात आती है कि हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट टू अचीव लोएस्ट एनर्जी स्टेट. व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है कि हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे ही आए? क्योंकि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट टू गेट स्टेबल. हर एक चीज़ स्टेबल होना चाहती है, इस वजह से वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आना चाहती है. अब अगर हम इसे थर्मोडाइनमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है कि कोई भी चीज़ अगर हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में है तो वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में ज़रूर आएगी. एनर्जी विल ऑलवेज गो फ्रॉम इट्स हाईएस्ट स्टेट टू द लोएस्ट स्टेट, यानी कि हाईएस्ट स्टेट से लोएस्ट स्टेट पे आएगी. और ये कैसे आएगी? ट्रांसफ़र होगा तभी तो आएगी, कोई और वे तो होगा नहीं, क्योंकि लोएस्ट एनर्जी स्टेट में बिना ट्रांसफ़र के आना तो पॉसिबल है ही नहीं. तो एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है. अब अगर इसे एग्जाम्पल की हेल्प से देखें तो जैसे पेन है, पेन को अगर हम गिराते हैं टेबल के ऊपर तो इसकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है टेबल में और सराउंडिंग में. सराउंडिंग में क्या है? एयर ही है, यानी कि पेन की एनर्जी चाहे वो थोड़ी क्वांटिटी में क्यों ना हो या ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों ना हो, वो ट्रांसफ़र हो गई टेबल और सराउंडिंग में. सराउंडिंग में क्या है? अब एयर है, और इन द फॉर्म्स ऑफ साउंड वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र हो चुकी है पेन से. तो अब पेन तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट अचीव कर लेगा, टेबल भी तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट अचीव करना चाहेगा. तो ऐसे ही टेबल से एयर में, एयर के एटम्स में, एटम्स टू एटम्स, ऐसे ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है. और एनर्जी हर कोई अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट अचीव करता रहता है. हर कोई यूनिवर्स में स्टेबल होना चाहता है. इसी वजह से एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट टू अचीव लोएस्ट एनर्जी स्टेट. सो ये था एक बेसिक सा कि थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है. बिफोर इसका हम कोई टॉपिक डिस्कस करें, पहले हमें ये माइंड में आ गया कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं. अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि है जूल थॉमसन इफेक्ट. अब जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है? जूल थॉमसन इफेक्ट कहता है कि कोई भी रियल गैस जब एडियाबैटिक कंडीशन पे है तो उसका एक्सपेंशन होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में थ्रू अ पोरस मेम्ब्रेन, और वो रिजल्ट करता है उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करने में, यानी कि कूलिंग होती है. सो जूल थॉमसन इफेक्ट स्टेट्स दैट व्हेन एनी रियल गैस इज एक्सपेंडेड एट एडियाबैटिक कंडीशन from high pressure to low pressure through a porous membrane, then the temperature of gas decrease, hence it is accompanied by cooling. जब कोई भी गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में एक्सपेंड हो रही है एडियाबैटिक कंडीशन पे पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू, तो कूलिंग इफेक्ट शो करती है. लेकिन एक एक्सेप्शन है, सारी की सारी रियल गैसेस ऐसा नहीं करती. एक्सेप्शन में दो रियल गैसेस आती हैं विच आर हाइड्रोजन एंड हीलियम. हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हीटिंग होता है. हाइड्रोजन इन हीलियम अंडरगोज हीटिंग. ऐसा क्यों है ये हम आगे डिस्कस करते हैं. ये तो हो गई हमारी रियल गैसेस की बात. अगर हम आइडियल गैस के केस में देखें, आइडियल गैस के केस में हीटिंग होगी या कूलिंग? नथिंग, नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग. ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी आइडियल गैस होती है उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता. आइडियल गैस कंटेन नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इस वजह से जब हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएंगे तो कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा. अब वर्क ही नहीं हो रहा तो एनर्जी कहाँ से यूज़ होगी? यानी एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट. और एनर्जी फंक्शन होती है टेम्परेचर का. एनर्जी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट. अब टेम्परेचर ना ही बढ़ रहा यानी ना ही हीटिंग होगी, ना ही टेम्परेचर घट रहा यानी ना ही कूलिंग होगी. सो टेम्परेचर इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. सो कोई भी इफेक्ट शो नहीं करते आइडियल गैसेस, ना ही हीटिंग ना ही कूलिंग. वहीं अगर हम रियल गैसेस को देख लें तो रियल गैसेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है रियल गैसेस में, चाहे ज़्यादा हो चाहे थोड़ा हो, एग्जिस्ट तो कर रहा है. तो जब हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आते हैं
तो वर्क भी हो रहा है, वर्क इज़ डन। वर्क हो रहा है तो एनर्जी भी यूज़ हो रही है। एनर्जी किसी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं तो वो डिक्रीज़ ही होगी। अब एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो किसको अफेक्ट करेगी? टेम्परेचर को। टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा। अब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया तो क्या होगा? कूलिंग होगा। इसी वजह से जो मैक्सिमम रियल गैसेज हैं दे शो कूलिंग इफेक्ट। तो ये था हमारा रियल गैसेस के बारे में कि रियल गैसेस कूलिंग शो करती हैं या नहीं। तो वो ना ही कूलिंग शो करती और ना ही हीटिंग। अब अगर हम देखें जूल थॉमसन इफेक्ट एक्चुअली बता क्या रहा है कि हमने एक कंटेनर लिया है, फुल्ली आइसोलेटेड कंटेनर लिया है, इधर उसके पिस्टन लगी हुई है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड रीजन है उसे हमने कह दिया है हाई प्रेशर रीजन, और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो है हमारा लो प्रेशर रीजन। और बीच में क्या है? बीच में है एक पोरस मेम्ब्रेन। पोरस मेम्ब्रेन के लेफ्ट हैंड साइड है हाई प्रेशर और पोरस मेम्ब्रेन की राइट हैंड साइड है लो प्रेशर। तो जो हमारा हाई प्रेशर रीजन है उस पे जो प्रेशर लग रहा है उसे हमने कह दिया है P1, टेम्परेचर को T1 और वॉल्यूम को V1। वहीं अगर हम देखें लो प्रेशर रीजन में यानी राइट हैंड साइड, उसे हमने प्रेशर को कह दिया है P2, टेम्परेचर और वॉल्यूम को T2 और V2 रिस्पेक्टिवली। अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे L से डिनोट कर रहे हैं और राइट हैंड साइड को R से। तो जो L है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे वर्क ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम? ऑन द सिस्टम। पिस्टन के इधर से लग रही है एनर्जी, प्रेशर इधर से है तो क्या होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम। और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वर्क क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसी वजह से जो हमारी WL की वैल्यू होगी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो वर्क हो रहा है उसकी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। वहीं अगर हम देखें हमारी राइट हैंड साइड WR, तो वो वर्क होगा हमारा नेगेटिव, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है? बाय द सिस्टम। वर्क सिस्टम के द्वारा हो रहा है, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। इसी वजह से वर्क की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि WR इज़ नेगेटिव। तो हमारा W क्या होता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम, P इंटू V। सो W इज इक्वल टू P इंटू V। WL की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने P को डिनोट कर रखा है P1 से और V को V1 से। और अभी हमने बात ही की थी कि WL क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसी वजह से WL इज़ पॉजिटिव P1 V1। वहीं अगर हम WR देखें, राइट हैंड साइड में वर्क देखें, तो वहाँ हमने प्रेशर को डिनोट किया है P2 से और वॉल्यूम को डिनोट किया है V2 से। और हमारे वर्क डन की वैल्यू जो है वो है नेगेटिव, क्योंकि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। इसी वजह से WR की वैल्यू हो जाएगी माइनस P2 V2। टोटल वर्क डन क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, यानी WR प्लस WL प्लस WR या WR प्लस WL कुछ भी कह लो, इज इक्वल टू W टोटल, यानी कि टोटल वर्क डन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है? डेल्टा U इज इक्वल टू डेल Q प्लस W। लेकिन यहाँ हमने पहले कहा था क्या कि एडियाबैटिक कंडीशन है, और एडियाबैटिक कंडीशन पे Q की वैल्यू तो ज़ीरो होती है। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो क्या बन जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल टू W, क्योंकि Q की वैल्यू तो क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। तो हमारी U की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? टोटल एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? टोटल वर्क के। टोटल एनर्जी को हमने डिनोट कर रखा है डेल्टा U से, और टोटल वर्क हमने अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज़ WL प्लस WR। अब डेल्टा U क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो है U2 माइनस U1 इज इक्वल टू WL क्या है? P1 V1 और WR क्या है? माइनस P2 V2। अब हम फाइनल टर्म्स को एक साइड कर देते हैं और इनिशियल टर्म्स को एक साइड कर देते हैं। तो U2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। अब U2 प्लस P2 V2 किसके बराबर होता है? H2 के, एंथैल्पी के। H2 को क्या कह देंगे हम इधर? एंथैल्पी ऑफ राइट हैंड साइड, क्योंकि जो हमारी ये फाइनल टर्म्स है वो हम किसको लेके चल रहे हैं? राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को। और हम U1 प्लस P1 V1 किसके बराबर हो जाएगा? H1 के। तो H1 क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ से अगर हम डेल्टा H कैलकुलेट करें, यानी कि टोटल एंथैल्पी, वो क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल, H2 माइनस H1। लेकिन यहाँ H2 और H1 तो इक्वल है, यानी कि हमारी डेल्टा H क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो डेल्टा H विल बी ज़ीरो। डेल्टा H जीरो है, यानी कि एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी में कोई चेंज ही, एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट है, एंथैल्पी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, यानी कि सेम एंथैल्पी। और हम इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं? आइसो एंथैल्पिक। आइसो मतलब सेम रह रही है, एंथैल्पी हमारी यहाँ सेम रह रही है, इसी वजह से हम इस प्रोसेस को कह देंगे आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस।
यानी कि जूल थॉम्सन इफेक्ट इज एन आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस. द एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट और वी कैन से एंथैल्पी रिमेन्स सेम. अब जूल थॉम्सन इफेक्ट में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं. वन इज जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट एंड अनदर इज इन्वर्जन टेम्परेचर. सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट, जो कि डिनोट करते हैं म्यू से. जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट क्या है? इट इज़ चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी. यानी कि म्यू इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट एच. अब जो म्यू की वैल्यू है वो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि डी पी की वैल्यू तो हर केस में नेगेटिव रहने वाली है, चाहे वो कूलिंग हो चाहे वो हीटिंग हो या नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग हो. क्यों? क्योंकि P1 हम लेके चले हैं लेफ्ट हैंड साइड को. लेफ्ट हैंड साइड क्या था? हाई प्रेशर रीजन से हम लो प्रेशर रीजन में आ रहे हैं, यानी कि हाई प्रेशर पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसे हमने डिनोट किया था P1 से. इसलिए P1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन P2. तो हमारा DP क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियली होता है. सो P2 माइनस P1 हर केस में नेगेटिव रहेगा, चाहे कूलिंग हो चाहे हीटिंग हो या नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग हो, हमारा DP रहने वाला है नेगेटिव. वहीं अगर हम देखें DT को, सो अगर कूलिंग हो रही है तो DT विल बी नेगेटिव. टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तभी तो कूलिंग हो रही है. अगर हम हीटिंग के केस में देखें तो DT होगा पॉजिटिव, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तभी हीटिंग होती है. और अगर ना ही हीटिंग हो रही है ना ही कूलिंग हो रही है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो DT की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो. ना ही फाइनल और इनिशियल सेम हो गई, तो ना ही टेम्परेचर बढ़ रहा है ना ही टेम्परेचर घट रहा है, कांस्टेंट है टेम्परेचर, तो DT की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो. तो इससे हम किसकी वैल्यू का पता लगा सकते हैं? म्यू की वैल्यू का. क्यों? क्योंकि म्यू क्या है? DT अपॉन DP. सो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, यानी अगर कूलिंग हो रही है तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. और अगर हम नेक्स्ट केस देखें पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, यानी कि हीटिंग, अगर हीटिंग हो रही है तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव. और ना ही हीटिंग हो रही ना ही कूलिंग हो रही, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो हमारे जो म्यू की वैल्यू है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा. म्यू की वैल्यू विल बी ज़ीरो. तो ऐसे हमारी म्यू डिफ़र करती है या वेरी करती है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में. अगर टेम्परेचर हमारा घट रहा है तो म्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कूलिंग पे म्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी. अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी हीटिंग हो रही है तो म्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी. हीटिंग के दौरान म्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी. वहीं अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो म्यू की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी. अब कोई टेम्परेचर में डिफरेंस ही नहीं है तो DT की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी कि म्यू की वैल्यू भी ज़ीरो होगी. और जहाँ म्यू की वैल्यू ज़ीरो हो गई वहाँ ना ही हीटिंग होगी और ना ही कूलिंग होगी. तो ये था हमारा जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट, जो कि वेरी करता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में. अब हम बात कर लेते हैं दूसरी टर्म की, जो कि है इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसे हम डिनोट करते हैं TI से. इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है? इन्वर्जन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ ना ही गैस की हीटिंग होती है ना ही गैस की कूलिंग होती है, यानी कि TI के ऊपर जो म्यू की वैल्यू है वो ज़ीरो रहती है. और उससे अगर हम अबाव देखें तो म्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है, और जहाँ म्यू की वैल्यू नेगेटिव हो वहाँ कौन सा इफेक्ट होता है? हीटिंग. और अगर हम TI से बिलो देखें यानी कि TI से नीचे देखें तो म्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जहाँ म्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो मतलब कूलिंग होती है. तो जो हमने पहले एक्सेप्शन देखा था हीलियम और हाइड्रोजन के केस में, वो हम यहाँ क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा एक्सेप्शन क्यों है. तो जो हमारा TI है मैक्सिमम रियल गैसेस के लिए वो हाई होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर. रूम टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम रियल गैसेस का TI हाई रहता है, जिसकी वजह से हमें उन्हें लिक्विफाई करना पड़ता है बिलो TI, क्योंकि हाई हो गया रूम टेम्परेचर पे तो हम बिलो TI देखते हैं मैक्सिमम रियल गैसेस के लिए. और बिलो TI क्या होती है? म्यू की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि कूलिंग इफेक्ट. इसी वजह से जो मैक्सिमम रियल गैसेस हैं वो शो करती हैं कूलिंग. वहीं अगर हम बात करें हाइड्रोजन और हीलियम के TI की, यानी इन्वर्जन टेम्परेचर की, TI यहाँ पे इन्वर्जन टेम्परेचर है, तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन और हीलियम के TI की तो वो होता है लो एट रूम टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमें फिर लिक्विफाई करना है उन्हें अबाउ TI. सो अबाउ TI म्यू की वैल्यू होती है नेगेटिव, यानी कि हीटिंग. इसी वजह से जो हमारी हाइड्रोजन और हीलियम है वो शो करती है हीटिंग. सो दिस वाज द रीज़न वाई हाइड्रोजन एंड हीलियम शो एक्सेप्शनल केस, बिकॉज दे हैव लो वैल्यू ऑफ
इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसकी वजह से हम उन्हें लिक्विफाई करते हैं अबाउट Ti, जहाँ पे म्यू की वैल्यू होती है नेगेटिव यानी कि हीटिंग। इसी वजह से जो मैक्सिमम रियल गैसेस हैं वो कूलिंग शो करती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जो एक्सेप्शनल केस है वो हीटिंग शो करते हैं, और जो हमारी आइडियल गैसेस हैं वहाँ म्यू की वैल्यू 0 होती है, तो वो कोई भी शो नहीं करते, इफेक्ट शो नहीं करते, ना ही कूलिंग ना ही हीटिंग। सो ये था हमारा जूल थॉम्सन इफेक्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ जूल थॉम्सन इफेक्ट, हाउ इसमें जो दो वैल्यूज़ थी हमारी म्यू और टी, तो हाउ म्यू डिफर विद टी। फिर हमने डिस्कस किया Ti कि हीलियम और हाइड्रोजन हमारे हीटिंग क्यों शो करती है। फिर हमने इसमें डिस्कस किया है आइडियल गैसेस का केस, और हमने इसमें डिस्कस किया है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, ये है एक आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। तो ये था ओवरऑल जूल थॉम्सन इफेक्ट के बारे में। इसका मैथमेटिकल जो हमारा डेरिवेशन है वो अलग अलग आता है अलग केस के लिए, जैसे एंथैल्पी के से उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हमारी थ्योरेटिकल था जूल थॉम्सन इफेक्ट। So this was all about Joule Thomson effect. Thank you.